साथियों, पिछले कुछ वीडियो में हम आपको कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का विकास क्रम समझा चुके हैं। उसमें प्रमुख घटनाओं को मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि आपने वो सारे पीछे के वीडियो ना सुने हो तो उनको ज़रूर सुन लें। अब साथियों, हम थोड़ा कुछ विचारधारात्मक तथ्य हैं जिनको थोड़ा इस वीडियो के अंदर समझते हैं। जो घटनाएं घटी विचारधारा के रूप में, उनको समझना अलग अलग तरीके से बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने आपको अलग अलग धाराएं बताई, अलग अलग धाराओं के अलग अलग लक्ष्य थे। जैसे कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? शुरुआती दौर में वो अंग्रेजों के अधीन एक राज्य चाहते थे। पूर्ण स्वराज का उनका मांग नहीं था। और शुरुआत से ही कांग्रेस के अंदर कौन था? जमींदार थे और राजा थे। ये भी ध्यान रखना है। और इनकी जो मांगें थीं वो क्या थीं? कोई जमींदारी प्रथा खत्म करना, किसानों का क्रांति करके किसानों को उनकी ज़मीन दिलाना, मजदूरों को अधिकार दिलाना, ये सब कांग्रेस का लक्ष्य नहीं था। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कांग्रेस के लक्ष्य में मजदूरों की, किसानों की क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था लाना ये लक्ष्य नहीं था। जबकि कांग्रेस ने, नेहरू ने आखिरी में कम्युनिस्टों को भी कन्फ्यूज किया और ये कहा कि मैं समाजवादी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था की घोषणा की। ये भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस की रोल में एक्सट्रीम राइट नहीं था, यानी वो एकदम से पूंजीपतियों की तरफ पक्ष की नीति नहीं थी। कांग्रेस का रोल मिडिल में था। कांग्रेस ने हमेशा जैसे राष्ट्रीयकरण किया, राष्ट्रीयकरण पूंजीवादी व्यवस्था के सिस्टम में नहीं था। जैसे अमेरिका में जो पूंजीवादी व्यवस्था आई थी उसमें राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उसमें निजीकरण हुआ था। जिस तरीके से आज हमारी सरकार निजीकरण कर रही है, तो यहाँ की कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण किसने किया था? रूस में हुआ था राष्ट्रीयकरण। रूस की पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया कांग्रेस ने। तो ये सब चीज़ों की वजह से उन्होंने कम्युनिस्टों को भी कन्फ्यूज किया। ये हमको ध्यान रखना है, इसके विस्तार में मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से कांग्रेस का रोल था, कांग्रेस का लक्ष्य था, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, आरएसएस का लक्ष्य क्या था? जितने भी हिंदूवादी संगठन थे या हिंदू धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, चाहे वो गोलवलकर हों, चाहे वो सावरकर हों, या उनके पीछे जो भी लॉबी खड़ी हुई थी, अंग्रेजों को हटाया जाए, अंग्रेजों से देश आज़ाद कराया जाए, इस पक्ष में भी हिंदू महासभा और आरएसएस ज़्यादा मुखर नहीं थे वो। और उन्होंने घोषित रूप से इसको कभी लक्ष्य नहीं कहा। सावरकर को जेल से छूटने के बाद अंग्रेजों को देश से हटाओ, ये चर्चा ही आरएसएस ने बंद कर दी थी। और आरएसएस का जो लक्ष्य था हिंदू राष्ट्र का पुनरुज्जीवन, जो मैं इसी दर्शन सीरीज में समझा चुका हूँ, वो हिंदू राष्ट्र कायम की बात करने लगे थे। मगर अंग्रेजों को देश से हटाओ, ये नारा आरएसएस ने कभी नहीं दिया। और आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस के जो लीडरशिप के लोग हैं, उन्होंने खुले रूप से कभी भी भाग नहीं लिया और कभी भी विद्रोह नहीं किया। इसलिए आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, ये इतिहास में दर्ज है। उसी तरीके से हिंदू महासभा का शुरुआती लक्ष्य, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, उस क्रांतिकारी आंदोलन के शुरुआती दौर में ये अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुए क्रांतिकारियों के, उसमें हिंदू धर्म से ओतप्रोत थे शुरुआती दौर के। मगर एक उनका लक्ष्य क्या था कि हिंदू क्रांति करके अंग्रेजों को भगाना है और फिर हिंदू राष्ट्र कायम करना है। इस तरीके से उनका दिमाग में था। मगर वो ज़्यादा टाइम नहीं चला। 1910, 12, 15 के बाद जैसे ही सावरकर जेल में गए, उसके बाद से ये क्रांतिकारी भी जो इसके साथ थे, क्रांति के साथ, अंग्रेजों को हटाने वाली क्रांति के साथ में थे, ये भी सुस्त पड़ गए थे, हट गए थे, चुप हो गए थे। और 1917 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन क्रांति के रूप में समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ा था। ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए आरएसएस ने कभी, और हिंदू महासभा तो आज भी
मुसलमानों से आज़ादी की बात करते रहे, मुसलमानों से आज़ादी। इसलिए अंग्रेज़ों ने मुस्लिम शासकों को ख़त्म किया। उसके लिए वो अंग्रेज की जो महारानी है उसको धन्यवाद करते हैं। आज भी हिंदू महासभा के लोग रानी विक्टोरिया की जय जयकार करते हैं। ये अंग्रेज़ों ने जो मुसलमानों को राज खत्म किया वो आज़ादी थी। इस तरीके की इनकी समझ है, मतलब मुसलमानों से आज़ादी वाला कॉन्सेप्ट आरएसएस और हिंदू महासभा के दिमाग में था। आरएसएस कभी जमींदारों के खिलाफ आंदोलन करना, जमींदारों से किसानों की मुक्ति और मजदूरों के लिए आंदोलन करना, मजदूरों को मुक्ति, ये इसमें आरएसएस का, हिंदू महासभा का कभी कोई स्टैंड नहीं रहा। ये हमेशा राजाओं के समय में राजाओं के साथ थे, जमींदारों के साथ थे, और इस पूरे आंदोलन के टाइम में वो जमींदारों और पूंजीपतियों के साथ थे। उन्होंने कभी किसानों और मजदूरों के साथ आरएसएस या हिंदू महासभा कभी खड़ा नहीं हुआ। कोई आंदोलन नहीं किए इन्होंने, कोई विद्रोह नहीं किए। इसलिए आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस का, हिंदू महासभा का कोई योगदान नहीं है। और ख़ास तौर से मजदूरों के, किसानों के जितने विद्रोह हुए, जितने उनके मुक्ति के आंदोलन हुए, उसमें भी आरएसएस का और हिंदू महासभा का कोई योगदान नहीं है। ये अच्छी तरीके से समझना धारा के रूप में। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे और इन्होंने बीच में कुछ नहीं किया। और 1925 के बाद से आरएसएस बना और ये फांसीवादी जो हिटलर की विचारधारा थी, फांसीवाद से हमारे देश के अंदर राजसत्ता कायम करना चाहते, इस विचार में चले गए। इन्होंने कभी किसानों की और मजदूरों की मुक्ति के आंदोलन में, या जो दलित हैं, ये तो ऑलरेडी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं आरएसएस के, हिंदू महासभा के लोग, तो इन्होंने कभी दलितों की मुक्ति का संघर्ष में, आदिवासियों के मुक्ति के संघर्ष में, ये सब किसी संघर्षों में कभी भी कोई योगदान नहीं किया। तो ये आरएसएस का रोल था जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तीसरी जो ताकत थी वो कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्टों का रोल क्या था? देश में अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना है और क्रांति करके देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था को कायम करना है। अब इसको साथी हमको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इस विचारधारा को समझकर ही हम मजदूरों के, किसानों के आंदोलनों को, कम्युनिस्टों की पूरी धारा को समझ पाएंगे। तो जो ये क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को कायम करना, ये बड़ा लक्ष्य था। और ये लक्ष्य कहाँ से समझ में आया? ये रूस की क्रांति से समझ में आया। और रूस की क्रांति से समाजवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य हमारे देश के क्रांतिकारियों को मिला, उसी से प्रभावित हुए। तो साथियों, ये हमको ध्यान रखना है, जो क्रांति वाला लक्ष्य है, क्रांति करने का लक्ष्य किनका था? कम्युनिस्टों का था। क्रांति करने का लक्ष्य ना कांग्रेस का था, और क्रांति करने का लक्ष्य ना आरएसएस का था, ना जो है हिंदू महासभा का था, ना मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग का भी ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का जो आंदोलन था मुसलमानों के लिए था, और मुसलमानों के साथ में वो अलग एक अपना मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने लगे थे। उनका भी जो मजदूरों और किसानों का जो विद्रोह थे या उनकी मुक्ति का जो संघर्ष थे, उससे उनको मुस्लिम लीग को भी कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ में एक चीज़ और छूट गई जो मैं जोड़ देता हूँ यहीं। जो हमारे देश के राजा थे, कौन से राजा? जो अंग्रेजों के अधीन थे, रियासतें थीं। रियासतें आज़ादी के आंदोलन के बाद ख़त्म हुई हैं, मैं आगे आपको समझाऊंगा। बहुत सारी रियासतें, कई सौ रियासतें थीं, राजा थे। ये राजा अंग्रेजों के साथ थे और आज़ादी के आंदोलन में भी इसमें से बड़ी संख्या में अंग्रेजों का साथ दिया इन राजाओं ने। ये भी हमको ध्यान रखना है। और जितनी रियासतें थी, ये जमींदार थे, इनका कोई ना क्रांति करने का लक्ष्य था, और ये मजदूरों की, किसानों की दुर्दशा करने का काम ये राजा करते थे, जमींदार करते थे। और ये लूट करके एक हिस्सा खुद रखते थे और एक हिस्सा अंग्रेजों को देते थे। तो इस तरीके से अंग्रेजों के लूट तंत्र का जो संसाधन देने वाले कौन थे? ये राजा थे। जो रियासतें थी, जमींदार थे।
ये धारा भी हमको ध्यान रखना। इनके अपने हित थे, तो इनका भी कोई लक्ष्य मजदूरों किसानों की मुक्ति का नहीं था। कांग्रेस का भी कोई लक्ष्य मजदूरों किसानों की मुक्ति का नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई लक्ष्य मजदूरों की और किसानों की मुक्ति का नहीं था। ये लक्ष्य किसका था? ये लक्ष्य कम्युनिस्टों का था। कम्युनिस्टों का ये लक्ष्य था कि किसानों की मजदूरों की करने के लिए समाजवादी व्यवस्था को क्रांति करके लागू करना है। दूसरा था आज़ादी का आंदोलन। ये दो हिस्सों में साथियों संघर्ष चल रहा था। और हमको ये भी समझना है कि जो देश की जनता थी उसके दिमाग में पहला जो बात था वो आज़ादी का आंदोलन था। प्रमुख जो लड़ाई थी आज़ादी का आंदोलन था। किसानों का संघर्ष था, वो किसानों के ऊपर जो अंग्रेज दमन कर रहे थे, जमींदार दमन कर रहे थे, उसके खिलाफ उनके संघर्ष थे। मजदूरों की भी दुर्दशा थी, कारखाने लग गए थे, तो मजदूरों का भी संघर्ष अपनी दुर्दशा के खिलाफ था। ये प्रमुख बात ये थी। इसी के अंदर जो है कम्युनिस्ट ये समाजवादी विचारधारा को लाने का, क्रांति करके ये रास्ता बताते थे, मजदूरों को किसानों को समझाते थे। आज़ादी के आंदोलन में जो लोग लड़ रहे थे उनको समझाते थे कि हमको अंग्रेजों से मुक्ति के बाद से समाजवादी व्यवस्था को कायम करना है। तो ये कम्युनिस्टों का डबल काम था। एक तो लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करना और क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए तैयार करना। आज़ादी के आंदोलन के लक्ष्य में जो कांग्रेस की भूमिका थी वो अपनी एक भूमिका थी जो सबसे देश की जनता के सामने ताकतवर रूप में दिखती थी। कांग्रेस की भूमिका को ताकतवर रूप में दिखने का कारण, दो कारण थे साथियों जिसको समझना है। एक तो प्रमुख कारण यह था कि कांग्रेस अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठा के ही संघर्ष कर रहे थे। और पहले जैसे मैंने बताया वो पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे। जब से पूर्ण स्वराज की मांग की तो भी अंग्रेजों ने उनके ऊपर दमन किया, मगर उस ताकतवर रूप में दमन नहीं किया। तो इस कारण से वो अंग्रेजों के साथ तालमेल करके आंदोलन करते थे, इसलिए अंग्रेज उनको सपोर्ट करते थे। अंग्रेज एकदम से दमन नहीं करते थे, उनकी गतिविधियों को बैन नहीं करते थे, जिसके कारण से उनकी गतिविधियां पूरे देश में, देश के जनता के बीच में सामने वो दिखते थे। दूसरा कारण साथियों यह था कि जमींदार और पूंजीपति जो राजा के रूप में थे, जमींदार के रूप में थे, वो कांग्रेस के साथ थे। इसीलिए कांग्रेस को जो जमींदार है, जिसके बड़ा एक अपना उसका असर होता था जनता के बीच में, राजा का एक अपना असर होता था। जब वो कांग्रेस के साथ खड़ा होता था तो पूरी कांग्रेस का, पूरी जनता के बीच में एक मैसेज जाता था कि कांग्रेस का फलाना राजा या फलाना कांग्रेस का नेता आ रहा है। इस कारण से कांग्रेस का प्रचार प्रसार बहुत ताकतवर तरीके से हुआ। और कम्युनिस्टों के अंदर शुरू से अंग्रेजों ने दमन किया, उनके ऊपर बैन लगा के रखा। इस कारण से कम्युनिस्टों की जो गतिविधियां हैं वो आम जनता के सामने उस ताकतवर रूप में नहीं दिखी। इसलिए कांग्रेस का एक स्वरूप बड़े ताकतवर रूप में जनता के सामने था। इस तथ्य को भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए साथियों कम्युनिस्टों की जो भूमिका थी उसके अंदर ये दो तथ्य अलग अलग थे। आज़ादी के आंदोलन में शामिल करने के लिए आम जनता को बहुत ही आराम से समझा देते थे, जनता समझ जाती थी और जनता खड़ी हो जाती थी। मगर जो समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य था उसमें जनता को समझाना मुश्किल था, जनता उसको आसानी से नहीं समझती थी। दूसरा जो ये राजा थे, जो ये पूंजीपति थे, जो ये अंग्रेज थे, ये सारे समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इसलिए कम्युनिस्ट जो इनके बीच में भी कांग्रेस में भी काम कर रहे थे, वो आज़ादी के आंदोलन की चर्चा तो खुले रूप में करने देते थे, मगर जैसे ही समाजवादी व्यवस्था और क्रांति करने की बात होती थी तो उनको इग्नोर करते थे, उनको अलग करते थे। जनता के बीच में क्रांति को, समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य को नहीं जाने देते थे। इस कारण से साथी ये अंतर विरोध थे। आरएसएस का तो खुले रूप से कम्युनिस्टों के विरुद्ध है, कम्युनिस्ट विचारधारा के विरुद्ध है। आरएसएस तो शुरू से कम्युनिस्ट विचारधारा के विरुद्ध खुले रूप से रहा है।
कम्युनिस्टों का आरएसएस ने शुरुआती समय से विरोध किया है विचारधारा के रूप में। मैं पीछे बहुत विस्तार से समझा चुका हूं। इसलिए क्रांति का जो लक्ष्य था ये बहुत ही कठिन था। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसलिए क्रांति का लक्ष्य पूरे देश की जनता को क्रांति करने के लिए हमारे देश के कम्युनिस्ट दिमागी रूप से तैयार नहीं कर पाए। इसके फेस आए 1930 के आसपास। ये चर्चा हुई कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर कि अब क्रांति करनी चाहिए। तब उसके अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर दो तरीके के विचार पैदा हुए। एक ग्रुप था जो ये कह रहा था कि अब क्रांति करने का समय आ गया है। जिस तरीके से रूस के अंदर क्रांति हुई है उस तरीके से हथियार बंद क्रांति हमको करनी चाहिए। और उसी के साथ में ये क्रांतिकारी आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ था। एक धारा ये थी। उसी के साथ में एक ग्रुप ये भी था जो ये कहता था कि अभी वर्तमान में देश के अंदर क्रांति करने की समझ लोगों के अंदर पैदा नहीं हुई है, इसलिए अभी हथियार बंद क्रांति करेंगे तो विफल हो जाएंगे। तो साथियों, एक क्रांति की जो बात थी इसके बारे में शुरू से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो तरीके के भेद रहे हैं कि हथियार बंद जो क्रांति है वो कब की जाए, कैसे की जाए। और बाहर से भी लोगों ने सलाह ली कि क्रांति कब करनी चाहिए। तो जो सिचुएशन थी उसके आधार पर बाहर के लोगों ने भी कहा कि अभी आप क्रांति नहीं कर सकते। उसी तरीके से आज़ादी के बाद का जो सिचुएशन है उसके बाद अलग सिचुएशन रहा, उसको मैं अलग बाद में वीडियो में समझाऊंगा। तो ये साथियों हमको तथ्यों को ध्यान रखना है। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये जो समझ है क्रांति वाली, क्योंकि हमारे देश की सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे देश के अंदर इतनी सारी धाराएं थीं। एक धाराएं नहीं थी, कई धाराएं थीं। और जितनी भी धाराएं थी किसी भी धारा का क्रांति करने का लक्ष्य नहीं था। क्रांति करने का लक्ष्य केवल कम्युनिस्ट पार्टी का था। यह हमको साथी समझना है। पूरा ताकत लगाया, पूरा कोशिश किया कम्युनिस्टों, वहाँ की समय की लीडरशिप ने पूरे देश में मेहनत की, मगर उस समय वो क्रांति नहीं कर पाए। वो क्रांति उस समय नहीं हो पाई, जिसके कारण से जैसी समाजवादी व्यवस्था रूस में कायम हुई और दुनिया के देशों में कायम हुई, उस तरीके की समाजवादी व्यवस्था हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी कायम नहीं कर पाई। ये हमको साथी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और देश ने जो कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसके अंदर पूंजीपति भी थे, जिसके अंदर जमींदार भी थे, जिसके साथ में अंग्रेज भी थे, उस सब ने मिलकर के कांग्रेस के साथ खड़े करके एक सरकार बनाने का फैसला कर दिया। संविधान बन गया। उसके साथ में सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया। तो इस कारण से जो ये आज़ादी हुई, आज़ादी का आंदोलन हुआ, इस आज़ादी को हमारे देश के कम्युनिस्टों के एक वर्ग ने इसको आज़ादी नहीं कहा। इसको आज़ादी नहीं कहा, क्योंकि आज़ादी क्या थी? क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को कायम करना। ये मजदूर किसान की मुक्ति का संघर्ष था। और मजदूर किसान की आज़ादी, जो असली आज़ादी है, वो समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर ही उसको असली आज़ादी उसकी होनी है। जो असली आज़ादी, असली मुक्ति मजदूर किसान की इस आज़ादी के आंदोलन के साथ नहीं हो पाई। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के एक हिस्से ने उस समय ये कहा कि ये आज़ादी एक धोखा है। ये गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज वापस बैठ गए। इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस व्यवस्था में मजदूर किसान की मुक्ति नहीं होगी। इस तरीके से एक तबके ने ये कहा। दूसरा एक ग्रुप था साथियों जो ये कह रहे थे कि नेहरू के पीछे जो खड़े थे कि नेहरू समाजवादी व्यवस्था कायम करेगा। तो नेहरू के साथ जो उसने कुछ समाजवादी व्यवस्था के रूस के कुछ स्टेप उठाए थे, उससे वो संतुष्ट थे और उनकी ये अपेक्षा थी कि नेहरू ही समाजवादी व्यवस्था कायम करेगा, तो नेहरू के साथ खड़ा होना चाहिए।
और उसके साथ में ये भी था साथियों कि कुछ लोगों की समझ ये थी कि अब हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नया संविधान आया है आज़ादी के बाद, इसके साथ शामिल होना चाहिए और शामिल होने के बाद हमको चुनाव में शामिल होना चाहिए और जो क्रांति करने का जो रास्ता था उसको अभी रोक देना चाहिए। उसका समय अभी नहीं है। अभी हमको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ शामिल होना चाहिए और शामिल होने के बाद हमको धीरे धीरे लोगों के अंदर चेतना लाना है। चेतना लाने के बाद जब आम जनता के अंदर चेतना आती है तब क्रांति होगी। उस समय जो क्रांति होगी तभी समाजवादी व्यवस्था कायम होगी। तो इस तरीके से साथियों अलग अलग तरीके की विचारों की धाराएं कम्युनिस्टों के अंदर हुई। वो इन्हीं विचारों ने कम्युनिस्टों को अलग अलग बांट दिया। ये यथार्थ है साथियों। और इन्हीं विचारों के साथ जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी। कांग्रेस के बाद में सबसे बड़ी ताकत थी तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। मगर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तालमेल नहीं बन पाया, विचारधाराओं को लेकर तालमेल नहीं बन पाया, जो तालमेल आज तक नहीं बना। आज भी एक हिस्सा है जो क्रांति करने की हथियारबंद क्रांति करने की कोशिश कर रहा है। उस समय भी एक हिस्सा था जो ये हथियारबंद क्रांति करने का सही समय है ये बता रहा था। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के अंदर ये कमजोरी थी, या ये समझ की कमजोरी समझ लें या उस समय की प्रक्रिया के समझ की कमजोरी, जो भी समझ लें, जिस कमजोरी का नतीजा था कि कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर विभाजन हुआ। और आगे चल करके 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में हो गई। मैं आज़ादी के आंदोलन के बाद का इतिहास एक्चुअल अलग से बताऊंगा। तो दो हिस्सों में बट गई। उसके बाद से फिर दो अलग अलग तरीके की धाराएं कम्युनिस्ट आंदोलन में चली। फिर दो नहीं चली, तीन चली। उसके बाद से फिर एक हथियारबंद क्रांति भी चली, जिनको आज हम नक्सलाइट माओवादी के नाम से जानते हैं। तीन धाराएं चली। तो ये सारी धाराओं को मैं आज़ादी के आंदोलन के बाद वाली प्रक्रिया में समझाऊंगा। तो यहाँ तक का सिचुएशन साथी इस तरीके से था, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। विचारधारा तो आप समझ ही गए होंगे, दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है, कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है, मजदूर किसान की मुक्ति, मजदूर किसान की मुक्ति का संघर्ष समाजवादी व्यवस्था का संघर्ष है। हम असमानता से समानता की ओर जाना चाहते हैं। हम इस शोषण, दमन, अत्याचार से मुक्त होना चाहते हैं। जो देश का जनता है, शोषित पीड़ित वर्ग है, जो ये असमानता है, जिसके कारण से जो संसाधन है, धन संपत्ति, जमीन, जल जंगल, जमीन, संसाधन, पैसा, इस पे जिसने कब्जा करके रखा है, और एक तरफ पूरे संसाधनों पे कब्जा कुछ लोगों का है, एक तरफ बड़ी संख्या में जो जनता है, शोषित पीड़ित जनता है, जिनके पास जीने के लिए, खाने के लिए संसाधन नहीं है, ऐसे लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये असमानता है, इस असमानता को खत्म किया जाए। जो भी संसाधन पैदा किए जाते हैं वो सारे संसाधनों पे सबका हक हो, सब लोग को संसाधन मिलके पैदा करें और सब लोग को संसाधन का उपभोग करें। इस तरीके की सोच के साथ कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग काम कर रहे थे उस समय भी, और आज भी काम कर रहे हैं। ये बुनियाद है जिसकी बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं, कम शब्दों में बताओ। तो हमें कहना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट ये चाहते हैं कि सारे संसाधन सारी जनता मिलकर के पैदा करे, और सारी संसाधनों का सारा जनता मिलकर के उसका
उपभोग करे। तो मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं उनके दिमाग में कभी जो ये वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है, उनकी मुक्ति का वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस तो असमानता को स्वीकार करता है। आरएसएस इस मनुस्मृति की असमानता को सही कहता है, वैचारिक रूप से सही कहता है, सबसे अच्छी व्यवस्था कहता है। इसलिए साथियों हमको समझना है कि आरएसएस का जो विचार है वो राजाशाही व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ था, जिसके पास राजसत्ता थी और सारे संसाधनों पे कब्जा था, और जो मेहनतकश वर्ग था शूद्र के रूप में उसके विरुद्ध था, उसको गुलाम बना के रखा था, उसका शोषण दमन अत्याचार कर रहा था। ये समझ आरएसएस की, आज भी वो मनुस्मृति को कायम करना चाहते हैं। इसलिए साथियों आरएसएस का भी मजदूर किसान की मुक्ति का लक्ष्य नहीं था, ना आज भी आरएसएस का लक्ष्य मजदूर किसान की मुक्ति का है। आरएसएस पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सपोर्ट करता था, पूंजीवादी व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह पूंजीपति ने ले ली है। तो आज वो पूंजीपति को सपोर्ट करता है, पूंजीपतियों को सपोर्ट करता है। आज हम नंगे रूप में देख सकते हैं हमारे देश के ऊपर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहा आरएसएस। ये साथियों आरएसएस का चरित्र है। इसलिए साथियों हमारे देश के अंदर शोषित पीड़ित जनता, मजदूर किसान की मुक्ति का लक्ष्य केवल एक ही विचारधारा के पास है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के पास है। इसलिए हमको ये समझना है साथियों, आज की तारीख में यदि हम मजदूर किसान की मुक्ति चाहते हैं, वो आने वाले समय में जो मजदूर किसान की दुर्दशा कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कर दी है, सारे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अभी 3 काले कृषि कानून लेके आ गए, कृषि पे भी खेती पर भी देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं वो। तो ये जो सारा एक मजदूर किसान की जिंदगी को नारकी बना दिया, इससे यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो हमको अच्छी तरीके से समझना है कि हमको कम्युनिस्ट विचारधारा को भी लाना पड़ेगा, कम्युनिस्ट विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम इस पूरी तरीके से मजदूर किसान की मुक्ति का रास्ता बनेगा, तभी मजदूर किसान की मुक्ति हो सकती है। इस तत्व को भी हमको अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए हमारे देश के अंदर जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, एक आरएसएस के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, दूसरा कांग्रेस के रूप में, तीसरा कम्युनिस्टों के रूप में, तीनों धाराओं की दिशा को मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको तीनों धाराओं की दिशा आपको समझ में आ गई होगी, तीनों धाराओं की दिशाओं का लक्ष्य समझ में आ गया होगा। अब इससे आप सारी चीज को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ये बात भी मेरे को आपको समझानी थी, जिसके लिए मैंने ये बीच में एक वीडियो बनाया। बाकी आगे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के अंदर ये अलग अलग तरीके के भेद हुए, अलग अलग तरीके की धारा बनी, उसकी चर्चा मैं आगे का जो वीडियो बनाऊंगा उसकी अलग अलग धाराओं में भी मैं बात करूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की जो धाराएं हैं उनकी जो आगे चल के 3 धाराएं बनी। एक तो जो नक्सलाइट और माओवादी के रूप में जो हथियारबंद क्रांति के रूप में हमारे सामने है आज, दूसरा एक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आज है, जो पुराने कम्युनिस्ट पार्टी थी आज भी है। तीसरी जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी से हट करके भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी, वो तीसरी विचार के रूप में है। उसके अलावा भी और अलग अलग और एसयूसीआई एक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, तो और भी कम्युनिस्ट पार्टी बीच में पैदा हुई, कम्युनिस्ट ग्रुप पैदा हुए, जिसने अलग अलग धाराएं बना दी। और इन्हीं अलग अलग धाराओं का कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचार की एकता नहीं बन पाई, कम्युनिस्ट पार्टी का जो ताकत था उसकी एकजुटता नहीं बन पाई, हमेशा बटे रहे, जिसके कारण से देश ने या देश की जनता ने एकजुटता से कभी कम्युनिस्ट विचार को एक तरफा स्वीकार नहीं किया।
तब की आज़ादी के आंदोलन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद से निरंतर जो विकास क्रम था, उस विकास क्रम में कम्युनिस्ट पार्टियां अपनी एकजुटता नहीं बना पाई, जिसके कारण से ये सारी स्थिति पैदा हुई। तो ये साथियों एक मोटा खाका था जिसको मुझे आपको समझाना था, ताकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के सारे धाराओं को, सारी विचारों को भी अच्छी तरीके से समझ सकें। साथियों, अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर विचार के रूप में, वो आप समझ गए होंगे। अब इस विचार को समझने के बाद आपको आगे जो मैं समझाऊंगा वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को साथियों अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अपीलें करते हैं कि आपने यदि इसके आगे जो वीडियो डले हैं वो सारे नहीं सुने हैं तो उनको ज़रूर सुने। दर्शन सीरीज पर विजिट करें, प्ले लिस्ट में बहुत सारे ऋग्वैदिक काल से हमने इसको कवर किया है, मनु स्मृति कवर की है, सावरकर को कवर किया है, गोलवलकर को कवर किया है, आरएसएस की विचारधारा को कवर किया है, मुगलों को कवर किया है, सब कुछ कवर है उसमें। तो इन वीडियो को सुने और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी समझाएं कि वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ताकि हम जैसे ही आप वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और आप उसको सुन सको। सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।